माफ़ी के साथ चूँकि थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। और कहानी का टीज़र आपने देखा ही होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो ये कहानी है दुनिया के, कहते हैं कि जो सबसे ख़तरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक। इसकी वजह ये है कि इसको ऐसे अगर आप सोचें कि किसी एक मुल्क में कोई क्राइसिस आता है, उस मुल्क से करीब 4000 किलोमीटर दूर, और वहाँ जाके आपको लड़ाई लड़नी है, वहाँ जाकर आपको अपने लोगों को छुड़ाना है, बचाना है, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल काम होगा। जैसे ये कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरे कुछ अपनों के साथ रशिया में, इंग्लैंड में, चीन में, हांगकांग में, कहीं पे भी दूर है बहुत, वहाँ पे कुछ होता है तो अचानक मुझे उन्हें बचाना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? और उस जहाँ पे इस देश में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे उन्हें पता भी ना चले, और मैं वहाँ जाऊँ घुस कर और फिर सारे ऑपरेशन को अंजाम दूँ, अपने लोगों को बाहिफाजत लेकर आ जाऊँ। अब बोलना आसान है, लेकिन वाकई ये बड़ा मुश्किल काम है। और इसीलिए इस ऑपरेशन को हमेशा एक इज़राइल की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है, उसकी खुफिया एजेंसी की, उसके कमांडोज़ की। और वही कहानी आज आपको सुनाऊंगा। इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से मशहूर है, आप सभी जानते होंगे। इसका नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट क्यों रखा गया? जो हिंदी में इसका मतलब होता है कि बिजली की तेज़ी से, बिजली की रफ्तार से। तो इस पूरे ऑपरेशन में वक्त बहुत कम था। अगर वक्त आप ज़्यादा लेंगे तो ख़तरा ये था कि आप खुद भी फंसेंगे और जिनको आप बचाने जा रहे हैं वो भी मारे जाएंगे। तो सब कुछ बिजली की रफ्तार से करना था, इसीलिए इसको ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी कहा गया। हालांकि इसका नाम फिर बाद में बदला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी है इज़राइल की, जिसके अपने लोग एक प्लेन में सवार होकर जा रहे थे और उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और 4000 किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में उसको रखा जाता है। उसके बाद शर्तें होती हैं, और इज़राइल का एक उसूल है कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करता, उनसे समझौता नहीं करता। तो यहाँ पे ये भी एक अड़चन थी, क्या करें, और अपने लोगों की जान भी बचानी थी। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये आज आपको मैं पूरी कहानी सिलसिलेवार सुनाता हूँ। बात 27 जून की है, 27 जून 1976 की। एयर फ्रांस की एक एयरबस 203, ये इज़राइली शहर जो है तेल अवीव, वहाँ से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। और इस प्लेन में कुल 246 पैसेंजर थे, इसके अलावा 12 क्रू मेंबर थे। जो जाहिर सी बात है, चूँकि ये एयर फ्रांस की एयरबस थी तो वो सारे के सारे फ्रेंच थे। और जो पैसेंजर थे, जो मुसाफिर थे, वो ज़्यादातर यहूदी थे, यानी कि इज़राइली नागरिक थे, और कुछ बाहर के लोग भी थे, आधे आधे करीब 246 में। रात 11 बजे 27 जून को 1976 ये प्लेन टेक ऑफ करता है। इसके बाद 1.5 घंटे के बाद रात 12:30 बजे प्लेन एथेंस पहुंचता है। अब तक सब कुछ ठीक था इस 1.5 घंटे के सफ़र में। एथेंस पहुंचने के बाद वहाँ से कुछ और मुसाफिर प्लेन में सवार होते हैं, कुल 58 पैसेंजर। और वहाँ से अब इस प्लेन को आगे जाना था। एथेंस से इस प्लेन को पेरिस के लिए जाना था। तो 58 पैसेंजर जो हैं वो एथेंस में सवार होते हैं। इन्हीं 58 में से 4 आतंकवादी थे, जिनके पास पिस्टल और हैंड ग्रेनेड था, और इनमें एक लड़की थी। ये जो 4 आतंकवादी चढ़े, जिनमें किसी को पता नहीं चला। अच्छा, 1976 में एयरपोर्ट पे उतनी सिक्योरिटी, सुरक्षा, ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। वो अब 2000 के बाद ये सारी चीज़ें हुई है। तो उस वक्त ये हथियार, और तब भी सुरक्षा हुआ करती थी लेकिन इतनी नहीं। तो फिर भी वो आसानी से हैंड ग्रेनेड और बॉम्ब लेकर प्लेन में सवार हो गए, एथेंस से 4 आतंकवादी, इसी एयर फ्रांस की एयरबस में। ये जो 4 आतंकवादी इसमें सवार हुए थे, इसमें से 2 जो थे वो फ़िलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के थे, सो उनसे जुड़े हुए थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े हुए थे। और ये लोग कायदे से फ़िलिस्तीन में जो एक आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसके समर्थक थे। तो जब ये प्लेन एथेंस से उड़ान भरता है पेरिस के लिए, जैसे ही टेक ऑफ होता है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये चारों अपनी सीट से उतरते हैं। और उनमें से एक जो लड़की है वो एक हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल लेती है और तमाम लोगों को कहती है कि अगर किसी ने भी कुछ विरोध किया तो वो ये हैंड ग्रेनेड
फेंक देगी और इससे प्लेन उड़ जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। जबकि उनमें से एक जो है, ये बात है कि उस वक्त कॉकपिट उस तरीके से बंद नहीं हुआ करता था जिसके पिन हो और डोर क्लोज हो जाए, वो भी सब बाद में हुआ। तो कॉकपिट के अंदर पायलट और को पायलट दोनों थे। एक आतंकवादी अंदर कॉकपिट में जाता है और को पायलट को बाहर निकाल देता है और उसको पायलट को बाकी के जो बाहर 3 आतंकवादी थे प्लेन में, वो उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब को पायलट की सीट पर खुद एक आतंकवादी बैठा हुआ था और वो अब पायलट को डायरेक्शन देता है। सबसे पहले वो उस प्लेन को, चूँकि पेरिस जाना था, वो उसका रूट डाइवर्ट करता है और उसको कहता है कि आप इसको लीबिया ले चलो, और लीबिया के जो शहर है एक बेंगाजी, वहाँ पे ले जाने के लिए कहता है। पायलट बेबस लाचार, तो पायलट मजबूरी में प्लेन को पेरिस की जगह पे रूट उसका मोड़ता है और बेंगाजी के लिए चला जाता है। बेंगाजी में एटीसी से स्पेशल परमिशन लेते हैं। पायलट बताता है कि ऐसे ऐसे प्लेन कब्जा हो गया वहाँ पे भी लीबिया में। ये सुनकर थोड़ी हड़कम मचती है, लेकिन प्लेन को लैंड करने की इजाज़त दे दी जाती है, इसलिए कि प्लेन में ईंधन, फ्यूल नहीं था, कम था। तो लीबिया में उतरने के बाद बेंगाजी में उस प्लेन में रीफ्यूलिंग होती है, ईंधन भरा जाता है, और इसी दौरान उसमें एक ब्रिटिश लेडी थी उस प्लेन में सवार, ब्रिटिश सिटीज़न, ओल्ड एज थी काफ़ी, और वो बीमार थी। तो क्रू मेंबर और कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो आतंकवादी जो है उस ब्रिटिश लेडी को बेंगाजी एयरपोर्ट पे ही उतारने की इजाज़त दे देता है और उस लेडी को उतार दिया जाता है। बेंगाजी में ये प्लेन करीब 7 घंटे तक रुका रहता है एयरपोर्ट पे। रीफ्यूलिंग व्यूलिंग के बाद ये फिर से उड़ान भरता है। जब ये उड़ान भरता है तब पहली बार जो को पायलट के सीट पे आतंकवादी बैठा हुआ था, वो पायलट से कहता है कि इस प्लेन को अब युगांडा ले लो। अब युगांडा का नाम आते ही आपको 2-3 चीज़ें, युगांडा एक अफ्रीकी देश, और इसका उस वक्त जो रूलर था, शासक था, ईदी अमीन, एक काला सा बहुत, उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। ईदी अमीन के दुनिया भर में किस्से बहुत सारे मशहूर हैं, उसके ऊपर पूरी एक कहानी एक दिन सुनाई जा सकती है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ ईदी अमीन के बारे में एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ईदी अमीन की एक पहचान ये भी है कि उसे एक तरह से आदमखोर भी कहा जाता है। कहते हैं कि उसने इंसानों को भी खाया। ईदी अमीन एक युगांडा का जो शासक, तो उसकी जुल्म के, उसके बाकी किस्से तफसील से डिटेल में किसी और दिन, फ़िलहाल अभी इसी पे रुकते हैं। तो एक आतंकवादी, कोई पायलट जो था, वो कहता है कि अब युगांडा की तरफ प्लेन को ले लो। अब तक इस प्लेन को हाईजैक हुए हुए करीब करीब 15 घंटे हो चुके थे। 28 जून 1976 को दोपहर करीब 3 बजे ये प्लेन एंटबी एयरपोर्ट, युगांडा का जो एक शहर है, वहाँ पे ये लैंड करता है। जब एटीसी को कहा जाता है तो एटीसी वहाँ की कोई विरोध भी नहीं करती और उनका कोई रूट भी नहीं था, वहाँ उतरना भी नहीं था रूटीन फ़्लाइट में। लेकिन यहीं से कुछ साजिश की भी बू आती है कि शायद पहले से कुछ जानकारी थी। तो एंटबी एयरपोर्ट पे 28 जून को ये प्लेन लैंड करता है, और जैसे ही ये प्लेन उतरता है युगांडा की सरजमीन पर, तब सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा मंडराने लगता है, इसलिए कि युगांडा और ईदी अमीन ये दोनों भी फ़लस्तीनी समर्थक थे और इनका सॉफ्ट कॉर्नर था उन लोगों के लिए, और इज़राइल के दुश्मन थे, विरोधी थे। तो युगांडा का जो तानाशाह ईदी अमीन जब ये प्लेन लैंड करता है, उसके बाद उसकी इजाज़त से पूरे एयरपोर्ट के आसपास जो एंटबी एयरपोर्ट था, उसको चारों तरफ से युगांडा की आर्मी, जो ईदी अमीन की सेना थी, वो उसे घेर लेती है। करीब करीब 200 युगांडन आर्मी जो है एयरपोर्ट के रनवे से लेके चारों तरफ, और वो इसलिए ताकि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अगर सोचे भी तो ना कर पाए, ताकि ये आर्मी से मुकाबला करना पड़ेगा। तो करीब 200 के करीब जवान एयरपोर्ट पे अपने घेरे में ले लेते हैं। इसके बाद उस प्लेन से एक एक कर सारे मुसाफिरों को उतारा जाता है। 4 आतंकवादी ऑलरेडी प्लेन में एथेंस से सवार हुए थे, वो 4 भी प्लेन से उतरते हैं, और उस एयरपोर्ट पर पहले से ही फ़िलिस्तीनी समर्थक करीब 5 आतंकवादी और थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस प्लेन को हाईजैक करके कहाँ लाया जाना, तो वो पहले से ही एंटबी एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे। तो अब करीब 9 आतंकवादी की तादाद, 200 के करीब ईदी अमीन के जो
सेना थी वो एयरपोर्ट पर मौजूद। इसके बाद इन सारे मुसाफिरों को प्लेन से उतार कर एयरपोर्ट के ही ट्रांजिट हॉल पे ले जाया जाता है और वहाँ पे ले जाने के बाद पहली बार अब दुनिया को ये धीरे धीरे खबर फैलती है कि एयर फ्रांस का एक प्लेन हाईजैक हो गया है और उसमें ज़्यादातर इजरायली सिटीज़न, नागरिक, यहूदी वो सवार हैं। खबर इजराइल तक भी पहुंचती है, इजराइल में हड़कंप मच जाता है। अब ईदी अमीन को भी ये मालूम था कि ये हाईजैक हो चुका है और उसी की सरजमीन पर इस प्लेन को उतारा गया और जिसमें सारे बंदी हैं। लेकिन कमाल ये है कि कुछ करने की बजाय ईदी अमीन प्लेन जब लैंड करता है उसके कुछ घंटे के बाद खुद एयरपोर्ट पहुंचता है अपने लौ लश्कर के साथ और वो सारा इंतज़ाम देखता है वहाँ पर। इसके बाद पहली बार वहाँ पे उतरने के बाद हाईजैकर्स अपनी डिमांड रखते हैं और उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि इज़राइल के जेल में 40 फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट जो बंद हैं उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा कीनिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और वेस्ट जर्मनी, तब जर्मनी के दो वो थे, वेस्ट जर्मनी में वहाँ की जेलों में कुल 13 और आतंकवादी बंद हैं, उनको रिहा किया जाए। तो कुल 53 टेररिस्ट की रिहाई की शर्त रखी गई जो इज़राइल और इन बाकी कंट्री में की जेलों में बंद थे। इसके अलावा 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उन्होंने मांग की और डेडलाइन थी 1 जुलाई की और ये डिमांड जो रखी गई है 28 जून 1976। तो 3 दिन की मोहलत दी गई इजरायली सरकार को कि 3 दिन के अंदर आप हमारे 53 आतंकवादियों को जो अलग अलग जेलों में बंद हैं उनको रिहा करें और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दें। अगर 1 जुलाई 1976 की सुबह 6 बजे तक मांगे नहीं मानी गई तो एक एक कर सारे मुसाफिरों को मारना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये मांग देने के बाद, ये जब डिमांड की गई, उसके बाद 29 जून की तारीख आती है 1976। युगांडा की उसी एयरपोर्ट पे, एंडबी एयरपोर्ट पर कैप ट्रांजिट हॉल में कैदियों को एक साथ खड़ा किया जाता है और फिर उनको 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। बाकायदा जो टेररिस्ट थे वो नाम पुकारते हैं एक-एक करके पैसेंजर का, और जिन जिन के वो नाम पुकार रहे थे वो सारे यहूदी थे, मतलब इजरायली सिटीज़न। तो जो खड़ा होता जिसके नाम वो पूछते उसको एक दूसरे हॉल में वो भेज देते और उसी एयरपोर्ट पे जो एक ट्रांजिट हॉल था वो उस वक्त इस्तेमाल में बंद नहीं था, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो खाली था। तो वो नाम पुकारते एक एक करके इजरायली सिटीज़न का, यहूदी का, और उसको उसके बाद उस हॉल की तरफ भेज देते। तब उन्होंने उस पूरे जो प्लेन में मुसाफिर थे उनको 2 ग्रुप में बांट दिया। जितने जो इजरायली सिटीज़न थे वो पता चला कि उस प्लेन में 94 थी उनकी तादाद, 94। इसके अलावा जो 12 क्रू मेंबर थे एयर फ्रांस के, फ्रेंच थे वो, तो इन 94 इजरायली सिटीज़न और 12 क्रू मेंबर को उस ट्रांजिट हॉल में, जो कि इस्तेमाल में बंद था, उस एक हॉल के अंदर रख दिया। इसके अलावा बाकी जितने बचे उनको एक साथ रखा और ये जो बचे थे ये सब दूसरे मुल्कों के सिटीज़न थे, यूएस के, फ्रांस के, ग्रीस के। तो अलग अलग अब कर दिया, एक तरफ सिर्फ इजरायली सिटीज़न और एक तरफ नॉन इजरायली। इसके बाद अब ईदी अमीन के ज़रिए इजराइल भी कोशिश कर रहा है बाकी मुल्कों से, अफ्रीकी मुल्कों से, कि वो इसमें कुछ हेल्प करें उनको छुड़वाने में। तो कुछ मुल्कों का दबाव आता है। उसके बाद जो हाईजैकर्स हैं वो उनमें से 48 पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं पहली खेप में। इनमें से ज़्यादातर जो थे वो बीमार थे और बुज़ुर्ग थे और ये 48 के 48 गैर इजरायली थे, मतलब इजराइल के सिटीज़न नहीं थे बल्कि ये दूसरे सिटीज़न थे। तो इन सभी 48 लोगों को, जो बीमार, जिनमें महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे थे, इनको एक स्पेशल प्लेन से सीधे एंटबी एयरपोर्ट से पेरिस ले जाया जाता है, वो नज़दीक वहाँ से। तो पहली खेप में 48 मुसाफिरों को छोड़ दिया जाता है। अब 30 जून आ चुका था, 30 जून को ये 48 लोगों को छोड़ा गया। अब मोहलत ख़त्म होने में कुछ घंटे बाकी, क्योंकि 1 जुलाई की सुबह का वक्त नज़दीक आ रहा था। इधर इजराइल में लगातार बातचीत चल रही थी, क्या करें, कि उनकी सरकार का अपना कानून बीच में आड़े आ रहा था, आतंकवादियों से बात नहीं, समझौता नहीं।
तो इजराइल ने फिर अचानक कुछ अपने अफ्रीकी मुल्क देशों के ज़रिए ईदी अमीन तक मैसेज भिजवाया। उसने कहा कि जो मोहलत दी गई है उसको थोड़ा बढ़ा दें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम आपकी मांग पे सोचने के लिए तैयार हैं, हमें थोड़ा मोहलत दे दें, क्योंकि एक तो ये अलग अलग जेलों में बंद हैं और फिर कुछ बाकी 40 तो इजराइल में हैं और बाकी जो 13 हैं वो और दूसरे मुल्कों में हैं, तो उन सबको इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। तो मोहलत मांगी इजरायली गवर्नमेंट ने। तो जो किडनैपर थे, जो हाईजैकर थे, वो फिर इनकी मोहलत को मांग लेते हैं और 1 जुलाई की जगह पे वो 3 दिन और वक्त देते हैं। अब डेडलाइन था 4 जुलाई। 4 जुलाई 1976 दोपहर 12 बजे तक अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनका ये था कि जितने भी इजरायली सिटीज़न उनको एक एक करके मार देंगे। तो 3 दिन की मोहलत अब इजरायली सरकार को मिल गई। इसके बाद इस मोहलत को देने के कुछ घंटों के बाद जो हाईजैकर थे वो 100 और गैर इजरायली जो पैसेंजर थे उनको भी छोड़ देते हैं और उन सब को भी एक स्पेशल प्लेन से पेरिस भेज दिया जाता है। अब एंटबी एयरपोर्ट जो युगांडा, उसके ट्रांजिट हॉल में सिर्फ और सिर्फ 94 इजरायली सिटीजन बचते हैं और फ्रांस के जो है 12 क्रू मेंबर और इसके अलावा 10 नौजवान जो थे उस प्लेन में सवार मुसाफिर, वो भी फ्रांस के थे। तो कुल मिलाकर अब 116 पैसेंजर उस ट्रांजिट हॉल में बचे थे जो उस प्लेन में सवार थे जिनको हाईजैक किया गया था। 116 के अलावा बाकी सभी को छोड़ दिया गया था। मतलब लगभग करीब 150 से ज़्यादा लोगों को 2 खेप में छोड़ दिया गया। अब इधर ये था कि मोहलत तो दे दी इजरायली सरकार के कहने पे। अब इजराइल सरकार के सामने दिक्कत ये कि वो करे क्या करे। मांगे माने तो फिर अपने देश में ही लोगों के सामने वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसकी शर्त यह थी कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करेगा, कोई डील नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि 4000 किलोमीटर दूर जाकर अपने लोगों को छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कोशिश लगातार जारी थी, बातचीत की भी कोशिश हो रही है, उधर हाईजैकर्स को भी उलझा कर रखा गया है इजराइल की तरफ से, बाकी दुनिया से भी मदद लेने की कोशिश की जा रही है, ईदी अमीन पर दबाव डाल के कोशिश की जा रही है। इस दौरान में, इस पीरियड में 2 दिन के लिए ईदी अमीन एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस की तरफ निकल गए। तो जब वो मॉरिशस गया तो थोड़ा सा इन लोगों को भी मौका मिला कुछ करने का, कुछ सोचने का, क्योंकि जब तक ईदी अमीन नहीं आएगा तब तक कुछ होना नहीं था। लेकिन सारी चीज़ें, मॉरिशस में भी बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन सारी चीज़ें नाकाम रहीं। इसी बीच 3 जुलाई 1976 की तारीख आ जाती है। मतलब अब डेडलाइन को ख़त्म होने में सिर्फ अब 1 दिन बाकी है। 1 जुलाई को मोहलत बढ़ाई गई थी, अब 3 जुलाई की तारीख आ गई और 3 जुलाई की शाम 6:30 बजे पहली बार इजरायली गवर्नमेंट की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। अभी तक सब कुछ ऐसे ही था, करें क्या करें, कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। लेकिन इस फैसले से पहले कुछ चीज़ें और एक साथ चल रही थी और वो ये थी कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो उनमें 3 ऑप्शन आए। एक कि जहाँ पे इन लोगों को रखा गया है एंटबी एयरपोर्ट पर, वहाँ पे हमला किया जाए प्लेन के ज़रिए। दूसरा ऑप्शन ये था कि पानी के रास्ते, समंदर के रास्ते, जहाज़ से वहाँ पहुँचा जाए एंटबी। और तीसरा ये था कि कीनिया से सड़क के रास्ते युगांडा में घुसा जाए और फिर ऑपरेशन किया जाए। इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई उनके कमांडोज, मोसाद, सबसे। लेकिन पता चला कि पानी के रास्ते और सड़क के रास्ते में रिस्क ज़्यादा है, वक्त भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हवाई रास्ता सही है। जो भी ऑपरेशन करना है वो हवाई रास्ते से, प्लेन से ही होना है। और अब ये तय हो चुका था, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको मंजूरी चाहिए थी कैबिनेट की। तो शाम 6:30 बजे इजरायली कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें तय होता है कि हम आतंकवादियों से बातचीत नहीं। इधर दूसरी तरफ जो पैसेंजर फंसे हुए थे इजराइल के, चूँकि बाकी सब छोड़ दिए गए, तो उनके रिश्तेदारों का बड़ा प्रेशर, इजराइल में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, सरकार के ऊपर दबाव कि उन्हें बचाया जाए, उन्हें वापस लाया जाए। तो सरकार भी दबाव में, क्या करें क्या ना करें। 6:30 बजे मीटिंग होती है और मीटिंग में आखिर ये फैसला लिया जाता है कि नहीं, हम ऑपरेशन करके युगांडा में घुसेंगे
और अपने लोगों को बचा कर लाएंगे। और ये तय हो गया। इसके बाद इस ऑपरेशन के लिए ब्रिगेडियर जनरल डॉन शोमरोन, उनको हेड बनाया गया, इस ऑपरेशन का पूरा कमांडर। और ये तय हुआ, जो दूसरे थे इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू, इनको फील्ड ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया, जो ज़मीन पे जाकर ऑपरेशन करना है नेतन्याहू को। ये वही नेतन्याहू हैं जो इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके बड़े भाई थे। प्रधानमंत्री जो अभी हैं, जो इंडिया भी आए थे, वो छोटे भाई हैं। तो ये तय हुआ कि ऑपरेशन करना और कुछ नहीं है, और 4000 किलोमीटर जाकर दुश्मन देश में घुसकर अपने लोगों को बचाना है, लाना है, और वो भी ये कि उनको पता भी ना चले कि हम लोग आ चुके हैं। काम मुश्किल था। इस दौरान जब ये बातचीत चल रही थी और जो मोहलत का टाइम था बीच में 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई, उससे पहले 28 तारीख जब से ये किडनैपिंग हाईजैकिंग हुई थी उसके बाद से, तो मोसाद और वहाँ की जो अपनी टीम थी वो लगातार लगी हुई थी सारी इन्फॉर्मेशन बटोरने में। और जो 2 खेप में छोड़ा गया था लोगों को, नॉन इजरायली को, एक बार में 58 और एक में 100 से ज़्यादा, तो जब इनको स्पेशल प्लेन से पेरिस लाया गया था तो मोसाद की एक पूरी टीम पेरिस पहुंच चुकी थी, और उनमें से एक एक मुसाफिरों से जो रिलीज़ किए गए थे, जो बात करने की हालत में थे, क्योंकि एक तो शौक लगा हुआ था, ये भी था कि बचेंगे कि नहीं, तो जो लोग बात करने की हालत में, उनमें से एक एक को पर्सनली मोसाद के लोगों ने पूछताछ की, इंट्रोगेट किया, और उनसे छोटी छोटी जानकारी ली कि एंटबे एयरपोर्ट पे क्या है, कितने आतंकवादी हैं, युगांडा की जो सेना है वो कहाँ कहाँ पे रहती है, कब कब उनकी पोजीशन बदलती है, मतलब माइनर से माइनर जानकारी दी। यहाँ तक कि एक प्लेन के ज़रिए ऊपर से एंटबे एयरपोर्ट का पूरा उन्होंने एक पिक्चर तक ली खामोशी के साथ कि पता न चले, और उस पिक्चर के हिसाब से बाकायदा इजराइल में रातों रात वैसी ही एक एयरपोर्ट का मॉडल तैयार किया गया, एक ढांचा। और जो इन लोगों से जो पैसेंजर्स छूट कर आए थे उनसे जो पूछताछ हुई कि वहाँ पे कैसे क्या है, ट्रांजिट हॉल कहाँ पे है, रनवे का क्या है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर उस पिक्चर और लोगों के बयान के आधार पर एक पूरा एक नकली एयरपोर्ट तैयार किया गया एंटबे टाइप का। और उस एयरपोर्ट को तैयार करने के बाद बाकायदा एक ड्रिल किया गया कि अगर हमें वहाँ जाकर ऑपरेशन करना है तो कैसे प्लेन लैंड करेगा, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, कैसे अपने लोगों को लाना है, कैसे बचाना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में एक और चीज़ आई कि जिस एंटबे एयरपोर्ट के उस टर्मिनल में रखा गया इन सारे इजरायली लोगों को, पता चला कि उस ज़माने में इजराइल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो दुनिया में बहुत सारे उसने एयरपोर्ट बनाए। उसी कंपनी जिससे पता चला कि जो एंटबे एयरपोर्ट है वो भी एक इजरायली कंपनी ने, उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई थी। तो उसके जो मेन इंजीनियर था वो उस वक्त इजराइल में ही था, उसको ढूंढ के निकाला गया फ़ौरन, और फिर उससे उस पूरे ट्रांजिट हॉल और उस सारी जगहों की छोटी छोटी जानकारी ली गई, क्योंकि उसने खुद बनाया था तो वो बेहतर जानकारी और सॉलिड जानकारी दे सकता था। तो उसके ज़रिए कि वो बंधक कहाँ पे रखे गए हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, वहाँ पे क्या क्या रास्ते हैं, उस ट्रांजिट कंपनी के उस इंजीनियर के ज़रिए जानकारी ली गई। तो ये ग्राउंड वर्क इस दौरान में जब बातचीत चल रही थी सरकार के लेवल पे और सारी कोशिशें हो रही थी, और 3 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में जब ये फाइनल हो गया कि ऑपरेशन करना है, उससे पहले मोसाद लगभग ये सारा ग्राउंड वर्क कर चुका था। जब ये फैसला हो गया कि अब सब कुछ करना है और वक्त नहीं है, क्योंकि 4 जुलाई नज़दीक है, 3 जुलाई 6:30 बजे तो कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो करीब 200 जो सबसे बेस्ट कमांडो इजरायली फोर्स में थे उनको चुना जाता है इस ऑपरेशन के लिए। और 3 जुलाई 1976 रात 9 बजे इजरायली कमांडो के ये जो 200 सबसे उनके सॉलिड, उनमें से चुना जाता है। इनको 4 इजरायली एयरफोर्स के C-13 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन इसमें सवार किया जाता है। और ये लोग सब, चूँकि दूरी ज़्यादा थी, तो शर्मल शेख एयरपोर्ट से ये उड़ान भरते हैं 4 अलग अलग हरकुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन में। अब इस सारे विमान में बैठ तो गए, सिर्फ प्रॉब्लम ऑपरेशन में एक थी कि एयरपोर्ट पे एंटबे में ईदी अमीन के सेना ने चारों तरफ से रनवे से लेकर सब कुछ घेरा हुआ है। रात के वक्त में ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि दिन में प्लेन लैंड करेगा तो दिखाई देगा।
रात में प्लेन को इस तरीके से वहाँ पे उतारना है कि एक तो युगांडा की वायु सीमा में जब एयर स्पेस में आप दाखिल हों तो उनको पता ना चले, जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचें तो भी उनको पता ना चले, कि उनका एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ना पकड़ सके। तो ये मुमकिन कैसे है? तो पता चला कि ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि प्लेन की ऊंचाई युगांडा की वायु सीमा में दाखिल होने के बाद अगर 30 मीटर से ज़्यादा ना हो, मतलब 100 फीट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। अगर 100 फीट से ज़्यादा ऊंचाई हुई तो आप जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, एटीसी, उसके आप रडार में आ जाएंगे और आप पकड़े जाएंगे और पता चल जाएगा। एक ख़तरा ये था। तो अब सवाल ये था कि क्या 100 फीट की ऊंचाई तक इस प्लेन को उड़ाया जा सकता है? तो उसका तकनीकी पहलू ये था कि हाँ, उड़ाया जा सकता है। रिस्क है लेकिन उड़ाया जा सकता है। तो ये पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब लेकिन दूसरा एक ख़तरा ये था कि रात को क्या, रात होते ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ना हो, इसके लिए एक बेसिक चीज़ है कि युगांडा की आर्मी, चूँकि एयरपोर्ट उनके कब्ज़े में है, बाकी सारे फ़्लाइट वहाँ से कैंसिल कर दी गई है आम पैसेंजर के लिए, तो क्या रात को अगर वो रनवे की लाइट बंद कर देंगे तो फिर लैंड नहीं हो सकता है प्लेन। तो अगर उन्होंने रनवे की लाइट बंद कर दी तो क्या होगा? ये दूसरा ऑप्शन था। अब ख़तरा सब कुछ था लेकिन ये कि वक्त नहीं है। तो रात 9 बजे ये 4 प्लेन हरकुलिस, जिसमें इनके कमांडो सवार थे, ये उड़ान भरते हैं। अब 4 प्लेन में से एक प्लेन खाली लेकर जाया गया था। उसकी वजह ये थी कि जिन पैसेंजर को आपको रेस्क्यू कराना है उनको उसी वक्त हाथों हाथ प्लेन में बैठा के और वहाँ से निकालना है। तो एक प्लेन सिर्फ मुसाफिरों के लिए, एक प्लेन जो था वो शर्म शेख एयरपोर्ट पे रखा गया बाकायदा मेडिकल उसके इक्विपमेंट्स के साथ, कि कोई इमरजेंसी आ गई तो वो मदद करेगा। इन जो हरकुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन था, इसके अंदर बाकायदा मर्सिडीज़ गाड़ी काले रंग की और लैंड रोवर कारें, उसका भी एक काफिला रखा गया पूरा। अब इसकी वजह क्या थी? ये पता चला मोसाद को उस वक्त इसके ज़रिए कि ईदी अमीन ब्लैक रंग की मर्सिडीज़ का शौकीन है और वो हमेशा जो उसका अपना पूरा कारवां चलता है वो ब्लैक रंग की मर्सिडीज़ में ही आता जाता है। तो युगांडा में जहाँ पे भी, और उसके साथ जो उसके लोग चलते हैं वो लैंड रोवर कार में चलते हैं, जो उसके गार्ड्स चलते हैं, और ये खुद ब्लैक रंग की मर्सिडीज़ में बैठता है। तो ये मर्सिडीज़ में होता है और उसके जो गार्ड, स्पेशल गार्ड हैं उसके जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो लैंड रोवर में चलते हैं। तो जब भी उसका कारवां गुजरता है तो ब्लैक मर्सिडीज़ और लैंड रोवर को देख के ही लोग समझ जाते हैं कि ये ईदी अमीन का काफिला जा रहा है, चाहे फिर वो फोर्स के हों या आर्मी के हों, तो फिर उनको कोई रोकता नहीं है। तो मोसाद को जब ये पता चला तो उसने इसकी पूरी प्लानिंग की। उसने उस ट्रांसपोर्ट प्लेन में बाकायदा एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ कार और लैंड रोवर की कई गाड़ियाँ उसमें थी। इसके बाद ये प्लेन बिना रडार में आए हुए देर रात युगांडा की सीमा में घुसता है और फिर बिल्कुल 100 फीट 30 मीटर की ऊंचाई पे उड़ान भरते हुए, और नसीब ये अच्छा था कि उस वक्त एयरपोर्ट रनवे की लाइट जल रही थी। तो जो सबसे आगे पहला प्लेन गया उसका ये था कि उसके अंदर वो चीज़ें थी कि वो किसी तरह, चाहे रिस्क हो, अगर उसमें ये भी था कि अंधेरा होगा तो किसी भी तरह कोशिश करनी है, और वो लैंड करते ही सबसे पहले रनवे की लाइट का इंतज़ाम करेगा। तो वो अपने साथ उस तरीके की लाइट लेकर गए थे जिससे प्लेन को लैंड कराने में आसानी हो। और जब प्लेन लैंड करना था उससे पहले ही उसका वो खुल गया था पीछे से सब कुछ, ताकि वक्त बर्बाद ना हो, रनवे पे रुकने के बाद ना खोले। तो एक पहला प्लेन जब लैंड करता है उसके अंदर से सीधे गाड़ियों का काफिला धड़धड़ा कर बाहर आना शुरू होता है, जिसमें ब्लैक मर्सिडीज़ और लैंड रोवर कार, और उस सारी गाड़ियों में प्लेन के अंदर से ही कमांडो पहले से बैठे हुए थे। तो वो रनवे पे आता है तो वो कमांडो के साथ आता है उन गाड़ियों में। उसके बाद ये 4 प्लेन एक एक करके युगांडा की एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद सीधे वहाँ पे अब लैंड करने की तैयारी कर रहा है। ये जो 4 कार्गो विमान की मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ 2 बोइंग 707 प्लेन भी था। पहली बोइंग जिसमें मेडिकल टीम थी
उसको नैरोबी एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था ताकि कोई इमरजेंसी हो तो उसको बुलाया जा सके। दूसरी बोइंग को एंटबी एयरपोर्ट पर उतरना था इनके साथ ताकि वो बंधकों को जो है वो वापस लेकर आ सकें। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, एयर स्पेस में दाखिल हो चुके थे। रात के ठीक 11 बजता है और ठीक 11 बजे एक एक कर इजरायली एयरफोर्स के ये 4 विमान 30 फीट की ऊंचाई उड़ते हुए एंटबी एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचते हैं। पहली जो प्लेन से मैंने आपको बताया कि गाड़ियों का काफिला निकलता हो, उसमें सारे उनके कमांडो थे। तो जब ये गाड़ी का काफिला उतरता उसके पीछे धीरे धीरे एक एक करके अब बाकी प्लेन उतर रहा है। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें जो आवाज़ और वो सारी चीज़ें थी वो भी उसी हिसाब से थी। तो 11 बजे का वक्त था रात का। अब लैंड रोवर और काली रंग की मर्सिडीज़ गाड़ी रनवे से उस टर्मिनल की तरफ जा रही है जहाँ पे बंधकों को बना रखा गया और ये सारे एकदम लैस हैं। और ख़ास बात ये थी कि इनके पास साइलेंसर लगे हुए सारे हथियारों का वो था। उनका ये था कि खामोशी से करना और ये ना पता चले कि किसी तरह की कोई हमला हुआ है। तो साइलेंसर वाली बंदूक और वो सारी चीज़ों के साथ ये उतरते हैं। गड़बड़ एक होता है कि जब ये गाड़ियों का काफिला रनवे के से उस टर्मिनल की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे सारे बंदी थे, 2 गार्ड युगांडा की आर्मी के, उससे पहले और कई गार्ड देखते हैं, वो सारे ऐसे सैल्यूट करके उस काफिले को जाने देते हैं क्योंकि उनको मालूम था कि इस ब्लैक मर्सिडीज़ में ईदी अमीन के अलावा कोई नहीं होता और लैंड रोवर भी है। पर 2 गार्ड जो ईदी अमीन के साथ लंबे वक्त तक रह चुका था पर्सनल की सिक्योरिटी में, वो काली मर्सिडीज़ को देख के भी उसको रुकने का इशारा कर देता है। और उसकी वजह ये थी जो मोसाद जहाँ पे सिर्फ एक चूक हुई, 3 दिन पहले ही यानी ये 3 जुलाई रात 11 बजे का ऑपरेशन हो रहा है। 1 जुलाई को ईदी अमीन ने ब्लैक मर्सिडीज़ को हटाकर पहली बार अपने काफिले में वाइट मर्सिडीज़ें खरीद ली थी और वो पिछले 3 दिनों से वाइट मर्सिडीज़ में चल रहा था। अब चूंकि बीच मर्सिडीज़ को आए हुए 3 दिन हो गया लेकिन बीच में वो मॉरिशस गया तो हर दिन उसका कारवां तो निकला नहीं। तो ये चीज़ चूक हो गई कि अभी भी वो ब्लैक यूज़ कर रहा है या वाइट यूज़ कर रहा है। तो ये उन दोनों गार्ड को ख़ासतौर पे पता था कि अब ईदी अमीन ने वाइट मर्सिडीज़ ले ली और वो अब उसी में चल रहा है। और कुछ देर पहले ईदी अमीन वहाँ से गया था तो वाइट मर्सिडीज़ में ही था। यहाँ पे मोसाद धोखा खा गए। तो उन दोनों गार्ड ने उस ब्लैक मर्सिडीज़ को देख के उसको समझ में आ गया कि इसमें ईदी अमीन नहीं है, तो रोकने का इशारा किया। ये रुके नहीं तो उसने गोली चला दी AK-47 से। जवाब में इधर से भी कमांडो ने गाड़ी से गोली चलाई, साइलेंसर लगी हुई उससे चलाई और दोनों वो गार्ड वहीं पे मारे गए। लेकिन गड़बड़ ये हुआ कि जब गार्ड ने जो गोली चलाई थी वो AK-47 से, उसकी शोरगोली की आवाज़ दूर तक चली गई और जो बाकी वहाँ पे युगांडा की आर्मी के लोग थे सब, वो चौकन्ने हो गए और उन्हें लगा कि कुछ हमला हो चुका है। फिर तब तक गाड़ियों का काफिला, सामने प्लेन, सब कुछ था। तो अब ये था कि अब कुछ बचा नहीं इधर। अब जो कमांडो थे इजराइल के, उनके सामने भी था कि अब तो हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने तय किया कि अब सीधे ये पूरी गाड़ियों का काफिला उस मेन टर्मिनल की तरफ ही लेकर जाएंगे गोली चलाते हुए जहाँ पे सारे बंधकों को रखा गया है। तो अब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़मीन पर उतरने के बाद जो इजरायली कमांडो थे उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक को पहले सबसे पहले जाना था उस टर्मिनल पे जहाँ पे बंधक बनाकर रखे गए ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। दूसरी टीम को एयरपोर्ट के रनवे पर रहना था और तीसरी टीम को जो आतंकवादी थे और आर्मी थे उनसे निपटना था। और एक इनको बैकअप वो था कि जो मुसाफिरों को बचाया जाएगा, जो इजरायली है, उनको बाहिफाजत उस प्लेन में लाकर बैठाना है। तो अब ये पूरी टीम जो है वो उस बिल्डिंग में घुसती है, गोली चलती है, दोनों तरफ से गोली चलाते हैं। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से कुछ एक और भी चीज़ थी कि जो कमांडो थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने युगांडा की आर्मी की भी वर्दी पहन रखी थी ताकि आर्मी को धोखा दिया जा सके युगांडा की कि ये बाहरी नहीं अपने लोग हैं। तो उनको चकमा देना तो ठीक था, लेकिन अब जो इजरायली बंधक बने हुए थे उनके सामने उस वर्दी में वो नहीं पहचानते कि ये कौन है और वो धोखे में फिर आते नहीं और वो उनके साथ जाते नहीं क्योंकि लगता कि उनकी जान को ख़तरे में है। तो यहाँ पे फिर उन लोगों ने बाकायदा इंग्लिश और हिब्रू लैंग्वेज में
चीख चीख कर बोला कि हम इजरायली सैनिक हैं, लेट जाओ, ज़मीन पर लेट जाओ। तो फिर उन लोगों को समझ में आया, वो लेटे ज़मीन पर। फिर इसी में पूछा गया हिब्रू लैंग्वेज में कि कितने आतंकवादी कहाँ हैं, तो उन लोगों ने इशारे से बताया कि वो एक दूसरे कमरे में जो सारे हाईजैकर हैं वो उधर हैं। इसके बाद गोलीबारी होती है, ग्रेनेड से भी हमला करते हैं इजरायली सैनिक, और करीब 6 मिनट के अंदर अंदर जब वो टर्मिनल की बिल्डिंग में घुसते हैं, सारे जो बंधक थे इनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसके बाद जो दूसरी टीम थी उनको एक एक कर, जो बाहर रनवे पे थे वो सारे अब तक जो युगांडा के आर्मी थे उनके साथ मुकाबला हो रहा था, वो सारे एक एक कर मारे जा रहे थे। इस बीच जब यह ऑपरेशन हो रहा था तो जो इसके कमांडर थे जनरल एडम, ये एक दूसरे प्लेन में उस एयरपोर्ट के ऊपर, अब चूंकि ये ज़मीन पे उतर चुके थे सारे इजरायली कमांडो, तो फिर उसके कुछ देर के बाद वो ऊपर आते हैं और आसमान में प्लेन में बैठकर बाकायदा एयरपोर्ट पे क्या कुछ हो रहा है उसकी निगरानी आसमान से कर रहे हैं, जो इस ऑपरेशन के कमांडर हैं। और जो ग्राउंड इंचार्ज थे नेतन्याहू, वो सारा कुछ संभाले हुए थे। तो गोलीबारी होती, इसमें कुल 9 हाईजैकर्स मारे जाते हैं, युगांडा की आर्मी के 48 लोग मारे जाते हैं, और इनमें से एक नेतन्याहू को गोली लग जाती है, और वो गोली ऊपर की तरफ से आई थी और सीधे सीने में लगी थी। तो उस वक्त हालत बहुत ख़राब थी, जबकि 5 कमांडो घायल होते हैं, मारा कोई नहीं जाता। इसके बाद ये सारे मुसाफिरों को एक एक करके लाकर उस प्लेन में बैठाया जाता, जो ख़ास तौर पर उनके लिए लाया गया था। और लाने के बैठाने के बाद उधर युगांडा आर्मी के इतने लोग मारे गए थे, फिर उधर से गोलीबारी बंद होती है, लेकिन ये स्पीड में सब कुछ करते हैं। और उसके बाद जाते जाते उस एयरपोर्ट पे 9 मिग और कुछ और प्लेन खड़े थे एंटबी के एयरपोर्ट पे। तो इजरायली कमांडो उन सारे प्लेन को भी उड़ा देते हैं, ये सोचते हुए कि ये एक बार यहाँ से जब उड़ेंगे तो उनका पीछा ना करें, उनके ऊपर आसमान में भी हमला ना करें। तो रनवे के आसपास जितने प्लेन खड़े थे उन सबको भी उड़ा दिया जाता है बॉम्ब से, और वो सारे प्लेन तबाह हो गए। लैंड करने से लेकर मुसाफिरों को वापस प्लेन में बैठाने तक जो पूरा वक्त था वो 56 मिनट था, 56 मिनट्स। 56 मिनट के अंदर 4 एयरफोर्स के प्लेन लैंड करता है, ऑपरेशन होता है, और सारे मुसाफिरों को वापस लेकर जाया जाता है। जब ये लोग वापस यहाँ से जाते हैं उसके बाद ईदी अमीन को सारी खबर मिलती है, और ईदी अमीन जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद जो उसकी हालत हुई, क्योंकि उसके देश में घुस के, हालांकि बाद में उसने ये भी मानवाधिकार का मुद्दा उठाते हुए उसने कहा था कि इस तरह दूसरे की देश की सीमा में घुसकर ये ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, लेकिन वो बेकार की चीज़ें थी। 56 मिनट में ये ऑपरेशन करने के बाद बाकायदा शर्म एल शेख प्लेन पहुंचता है वहाँ पे। उसके बाद ये लोग अगले दिन सुबह इज़राइल पहुँचते हैं, और इज़राइल में उस वक्त कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में तमाम लोग एयरपोर्ट के बाहर, उन्हें खबर मिल गई थी। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इसका अनाउंस करते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा। एक सिर्फ इसमें जो पूरा है, एक जो बंधक था इजरायली, वो वहाँ पे इसमें क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत हो जाती है। और नेतन्याहू को जब वापस प्लेन से लेकर आ रहे थे तो वो भी दम तोड़ देते हैं प्लेन में ही, ज़मीन पर उतरने से पहले ही। एक और महिला थी जिसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको उस टर्मिनल एयरपोर्ट से उठाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। तो जब ये ऑपरेशन ख़त्म होता है उसके बाद में ये खबर आती है कि उसके नेक्स्ट डे, चूँकि बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था ईदी अमीन, वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है और हॉस्पिटल में उस लेडी को भी मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 बंधकों की मौत हुई, बाकी 92 बाहिफाजत अपने घर पहुँचे। नेतन्याहू की मौत होती है, और उनका जो उसकी शहादत पूरे इज़राइल में इतना गर्व और इतना बड़ा नाम हो जाता है उसके बाद उस फैमिली का, कि आगे चलकर नेतन्याहू की इसी बहादुरी का कहते हैं कि शायद सिला है, जो उनके छोटे भाई बाद में राजनीति में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और इसे एक ऑपरेशन थंडरबोल्ट का जो पुराना की यादें थी लोगों के दिल में,
वो उनको जितवा देती है और आज वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये थी पूरी कहानी ऑपरेशन थंडरबोल्ट की, और ये इसलिए भी हमेशा याद रखी जाएगी कि वाकई एक 4000 किलोमीटर दूर दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन करना, प्लेन को 100 फीट के नीचे तक की उड़ान रखना, बिना एटीसी को, बिना किसी को खबर दिए रनवे पर लैंड कराना, रनवे पर उतरने के बाद उसके बाद अपने लोगों को, और वो भी 1 2 4 लोग नहीं बल्कि करीब 116 लोग हैं, उनको छुड़ाना, वापस लेकर आना, मतलब सोच से परे की चीज़ है। और ये काम हमेशा इजराइल के इतिहास में, मोसाद के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी। अब ना नहीं, तुम सवाल बताओ उससे पहले। एक तो बहुत कई बार इन्होंने कहा, इसलिए आज तमाम क्राइम तक के परिवार से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आज इनको बर्थडे है तो विश कर दें। ये सुंदर भगवान है राजसमंद से, बड़ी अच्छी जगह है ये। इसके अलावा ओम शर्मा है, मैं भूल गया था, ओम शर्मा जी, इनका कल बर्थडे था, तो आपको भी जन्मदिन की बहुत मुबारक, और सुंदर भगवान साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा, एक चीज़ और आज आपको बताता हूँ, बहुत सारे, मुझे लगता था कि लोगों की शिकायत है कि मेल के जवाब नहीं देता। आज मैंने अचानक देखा कि बहुत सारे आप लोगों के मेल तो डायरेक्ट आते हैं, कुछ के मेल मैंने देखा जंक में पड़े हुए थे, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के भी मेल पड़े। अब आइंदा मैं डेली रूटीन बनाऊँगा कि जंक मेल भी ज़रूर चेक करूँ। ये नेत्रा कुलकर्णी है, ऑटो शंकर की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं जल्दी आपको सुनाऊँगा। साहिल भटनागर हैं, ये गौरव तिवारी की कहानी सुनना चाहते हैं, वो भी मैं आपको जल्दी सुनाऊँगा। इसके अलावा नीलू मिश्रा जी हैं, ये राजीव गांधी की स्टोरी सुनना चाहती हैं, मेरी मेल पे बात भी हुई, मैं जल्दी सुनाऊंगा आपको। अमितावा मुखर्जी हैं, सोनल कुमार नागर, ये बंटी चोर की कहानी, ये भी इंटरेस्टिंग है। अजय सिंह हैं, इन्होंने बाकायदा ये भेजा, आज मुझे अच्छा लगा, ये क्राइम तक के इतने बड़े फ़ैन हो गए, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिया कि क्राइम तक के लोगों को इन्होंने अपने मोबाइल में डीपी बना रखा है। थैंक यू अजय सिंह साहब। विक्रम गौर शर्मा, अजीत विजय कुलकर्णी, पुष्पा सोंगरा हैं, ये कल्पना चावला की कहानी सुनना चाहती हैं। गुरिंदर कुमार, पप्पू यादव की, सागर कौशिक, इन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है कहानी की। समी सैयद, ओम शर्मा जिनका बर्थडे था कल, शाहिद अख्तर, विक्टर लोहा, अविनाश सतापथी और रजत शर्मा, ये न्यूजीलैंड से हैं रजत शर्मा, एक हमारे रजत शर्मा भी अपने इंडिया में हैं, इंडिया टीवी से, तो इसलिए मैंने बताया। आप लोगों के मेल मिले, बहुत सारी लिस्ट मिली और कहानियों की लंबी एक लिस्ट होती जा रही है, मैं ज़रूर आप सबको सुनाऊंगा। अब आसिम से कहूँगा कि कुछ फटाफट सवाल बता दो। सर रोहित त्रिवेदी हैं, हाँ। वो बोल रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट और उनकी इंटेलिजेंस टीम ने कुछ ही घंटों में फैसला ले लिया था हमले का, लेकिन ऐसी सिचुएशन हिंदुस्तान पे जब आई थी तो हमें तो अप्रूवल में ही काफ़ी टाइम लग गया था, ऐसा क्यों? देखिए, वही कई चीज़ें होती हैं। एक तो पहले ये कि एक फ़र्क है कंपैरिजन करने से पहले, हमारे यहाँ तब ऐसा कोई रूल नहीं था कि हम टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। इवन कंधार तो हम लोगों के सामने है, मसूद अज़हर आज भी पाकिस्तान में, हमें छोड़ना पड़ा। इजराइल में बड़ा क्लियर है कि वो टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे। अब तो यूएस भी खैर 9/11 के बाद बहुत सारी चीज़ें वहाँ बदली हैं, तो अब वो भी ये है कि अगर कोई प्लेन दोबारा इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसमें मान लीजिए उसके अपने सिटीज़न नागरिक भी बैठे हुए हैं, तो देश पहले है, तो मौका मिलेगा तो उस प्लेन को ही उड़ा दिया जाएगा। तो इस तरह के कानून जब होते हैं तो फिर आप उसके बंद के काम करते हैं। और दूसरा है, इसीलिए तो हम इस किस्से को आज याद करते हैं, क्योंकि इजराइल ने इतना फैसला इतना अच्छा लिया, ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ, तो ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। सर आफ्ताब अंसारी हैं, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर अटैक में इस तरह के इजरायली लोग ही क्यों टारगेट किए जाते हैं? इजरायली लोग क्यों टारगेट किए जाते हैं, जैसे मुझे याद आ रहा, जब ये 26/11 मुंबई का था, उसमें भी जो मोशो बच्चा था और जो नरीमन हाउस पे जो अटैक हुआ था, वो वहाँ पे ज़्यादातर इजरायली और यहूदी रहते थे। फ़लस्तीन की जब बात आती है, और फ़लस्तीनी जब ये, चूँकि ये पूरा ऑपरेशन फ़लस्तीनी जो टेररिस्ट थे उन्होंने ये अंजाम दिया था, हाईजैक किया था, तो इजराइल और फ़लस्तीन की पूरी लड़ाई है अपनी सरकार को लेकर, ज़मीन को लेकर, गाज़ा पट्टी को लेकर। तो इसीलिए जब कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कुछ करता है तो वो यहूदियों के ख़िलाफ़ करता है, और उसके जड़ में यही लड़ाई होती है इजराइल और फ़लस्तीन की। सर निर्मल भारद्वाज हैं, वो बोल रहे हैं कि उनका क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्या इस तरह के अटैक के लिए प्रिपेयर है कंधार के फेल होने के बाद?
देखिए, अब इन हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं सोचते थे, हमने सोचना शुरू किया है और अब इस तरह की तैयारियां भी हो रही हैं। ख़ासतौर पर 26/11 ने हमें बहुत सारे सबक दिए हैं, कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है, कब कहाँ एनएसजी, कमांडो या इस तरह की जो एक्सपर्ट टीमें हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, उनकी कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ जो इसमें महारत रखती हैं, चाहे वो इज़राइल हो, यूएस हो, बाकी उनके साथ हमारी जॉइंट ट्रेनिंग भी होती है। तो वक्त सिखा देता है और हम लोग अब पहले के मुकाबले जो है इन चीज़ों को सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जो इतने एडवांस हैं इन चीज़ों को लेकर, ख़ासतौर पर एंटी टेररिज्म को लेकर, वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है कि अभी और बहुत सारे काम की ज़रूरत है। सर, दिव्यांशु राज हैं, वो बोल रहे हैं कि इस हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड ईडी अमीन था या सिर्फ साथ दे रहा था या कोई और था इसके पीछे? नहीं, एक्चुअली ये पूरी हाईजैकिंग की जो प्लानिंग थी वो फ़लस्तीनी जो लिबरेशन था, वो मैंने आपको बताया, जो वो लोग थे संगठन। ईदी अमीन का सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से था, इज़राइल को लेकर, आपको यासिर अरफात को लेकर। तो हाईजैकिंग में उसका कोई कभी रोल नहीं आया सामने। लेकिन हाँ, हाईजैकर को भी पता था कि हमें क्योंकि हर कंट्री इजाज़त नहीं देता इस तरह के प्लेन को जो हाईजैक हो चुका अपने यहाँ लैंड करवाने में। जैसे आपको याद होगा, कांधार में पाकिस्तान ने भी मना कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर था कि एक तो रिश्ता वैसे ही ख़राब, और अगर वो उसको वहाँ पे उतरने की इजाज़त देते हैं और वहीं रखते हैं तो पाकिस्तान पे उंगली उठेगी। तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उसको रोका और फ्यूल भरने के लिए जब बात की थी तो बस उसके बाद लेकिन उसको फ़ौरन रवाना कर दिया था। तो इनको भी पता था कि ईदी अमीन आसानी से मान जाएगा और युगांडा में हम उतर सकते हैं, और वही हुआ। ईदी अमीन का सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए उसको उतरने का मौका मिला। सर, अभिनव मित्तल हैं, वो बोल रहे हैं जब प्लेन 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो क्या वहाँ की आर्मी को उस प्लेन की आवाज़ नहीं सुनाई दी? अभिनव जी, मैंने कहा कि इसमें कई चीज़ें ऐसी थी इस एयरफोर्स के प्लेन में, जो कई खूबियाँ थी कि इसकी आवाज़ कितनी होगी, ये 100 फीट तक की उड़ान भर सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये पलक झपकते, मैंने कहा ना कि जब आपको लैंड करने से लेकर मुसाफिरों को आज़ाद कराने तक में 56 मिनट में सब कुछ हो गया। तो आप सोचिए कि वो लैंड करा कर और फिर वहाँ पे कब्ज़ा करना, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास ही वहाँ पे उस वक्त युगांडा के आर्मी के लोग थे। बाकी वहाँ पे आसपास में और कोई आर्मी का बेस या वो नहीं था, और युगांडा ने सोचा भी नहीं था कभी कि एयरपोर्ट पे इस तरह से दुश्मन आकर उतरेगा और उसको छुड़ा कर ले जाएगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था उनकी सोच के हिसाब से। तो ये सब कुछ एक तो अजीब हुआ, अचानक हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ, इसलिए इसको थंडरबोल्ट कहते हैं, क्योंकि बिजली की तेज़ी से हुआ। तो कुछ समझ ही में नहीं आया और काम हो गया। सर, फ़हीम बेग बोल रहे हैं कि ईडी अमीन का क्या हुआ था? ईडी अमीन की कहानी मैं आपको जल्दी सुनाऊंगा, डिटेल में सुनाऊंगा, इसलिए उसके बारे में अभी कुछ भी बोलना मुझे लगता है फिर खुलासा होता जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, और अच्छा हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी ईदी अमीन पे आपको डिटेल में कहानी सुनाऊं। सर, विकास कुमार हैं, वो बोल रहे हैं कि उस टाइम पे इजराइल का साथ किस किस मुल्क ने दिया था और किस किस ने नहीं दिया था? लंबी फहरिस्त है, जो भी मतलब हाईजैकिंग की खबर सुनकर तो हर एक कंट्री ने सपोर्ट किया था। दूसरा, कई अफ्रीकी देश ने ही इज़राइल का सपोर्ट किया था, और जो ईदी अमीन के दोस्त मुल्क थे उन सब से इज़राइल ने, अमेरिका ने, सब ने बात की थी, और उन लोगों ने ईदी अमीन से बात की थी। बट ईदी अमीन का उस वक्त ये रोल था कि हमें कुछ पता नहीं है, और हो सकता है अगर मैं ज़्यादा इनके ऊपर वो डालूँ, प्रेशर डालूँ, तो वो बंधकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक उसने बहाना लिया था, लेकिन ये अंदर से सबको पता था कि ईदी अमीन किसकी तरफ है। सर, एक सवाल है नवेद खान का कि इस तरीके के हमले दुनिया में पहली बार हुआ था, तो इसे जितने भी अब तक हाईजैक हैं उसकी पहली मिसाल नहीं बोलेंगे? एयरपोर्ट पर घुसकर खामोशी से प्लेन को लैंड कराकर और अपने लोगों को छुड़ा कर ले जाने की ये पहली नहीं, मुझे लगता है कि पहली और अभी तक की आखिरी ही है। अभी तक उसके बाद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको ओसामा से जोड़ूं तो वो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे तो एक घर है, उस घर के अंदर ओसामा है, उसको जाकर, और वहाँ पे आपको मालूम है आपका टारगेट एक है। बट यहाँ पे 116 लोग हैं और उन सबको बचाना है, और फ़ौज भी खड़ी है, उनसे भी निपटना, आतंकवादी भी हैं जो एंड टाइम पे खुद को घिरता देख, हो सकता है खुद को भी मार लें और उनको ही मार दें। तो ये बड़ा जोखिम का काम था। और दूसरा सबसे ही कि इतनी दूर अननोन जगह, आपके मुल्क से 4000 किलोमीटर दूर, रात का वक्त, तो बहुत सारे ख़तरे थे। इसलिए ये वाकई सबसे अनोखा है, और पहला तो था ही, तो और मुझे लगता है अभी तक आखिरी भी है। सर, एक नितिन झा हैं,
वो बोल रहे हैं कि क्या ये कट्टरपंथ की सोच का नतीजा नहीं थी हाईजैकिंग? कट्टरपंथ नहीं होती तो ये हाईजैकिंग नहीं होती, क्योंकि बात जब आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ती है तो फिर तो सोच कट्टर ही हो जाती है। फिर चाहे वो उस वक्त फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहे वो आतंकवादी संगठन हो, या फिर जो दूसरे बाकी किसी और नाम पे लड़ते हैं वो संगठन हो, तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी अच्छी तो होंगी नहीं, बुरी ही होंगी। सर नवीन शर्मा है, वो बोल रहे हैं सुरक्षा एजेंसी इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती हैं? कौन चाहता है कि सीक्रेट चीज़ें सबको पता लग जाए? सुरक्षा एजेंसी इतनी जल्दी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं? दो तीन चीज़ें, मैं पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों को इसमें दरकिनार भी नहीं करूँगा। जब अच्छा काम करती हैं तो उन्हें लगता है कि लोगों तक पहुँचे, पता चले, उनकी तारीफ़ हो, क्योंकि बुरा होता है तो हम ही लोग उनको गाली भी देते हैं, उनको घेरते भी हैं। तो इसलिए, लेकिन ये भी है कि जब सुरक्षा एजेंसियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो आमतौर पर वो खुलासे नहीं करती हैं जो उस केस की जाँच पे ज़्यादा असर डाले। इसी पे मुझे इस सवाल पे ही आपके एक जवाब याद आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे आसिम बता रहा था, कल बहुत सारे जो कहानियाँ थी उसमें कुछ लोगों की राय ये थी कि NIA पे भी सवाल उठाया गया। अब मैंने कल आपको शुरू में ही कहा था कि एक चीज़ शायद आप लोग भूल गए, मतलब वो मेरे ऊपर था कि मैं NIA पे शक कर रहा हूँ। तो मैं इसको बहुत ईमानदारी से आपको जवाब देता हूँ कि मैंने शुरू में जो शुरुआत की थी कल वो यही कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हर साल कुछ ख़ास मौके पर कुछ आतंकवादी पकड़े जाते हैं, विस्फोटक पकड़ा जाता है, और उसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं होता है। ये 20 साल का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। सुरक्षा एजेंसियों जो भी करती हैं अपने देश की हिफाजत के लिए, वो सब तारीफ़ करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए। लेकिन कई बार ये सवाल उठते हैं, और आज मुझे ये भी है कि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें आ रही हैं अब कि जो विस्फोटक की सामग्री थी वो एक्चुअली सुतली बम टाइप की थी, केमिकल था। कुछ लोगों का ये था कि अब तक हिंदुस्तान में ISIS के नाम पे जितने लोग पकड़े गए हैं, जिनको पकड़ा गया, वो सब कोर्ट से बाद में बरी हो गए। तो इन गिरफ्तारियों को भी लेके कल के बाद से आज तो सोशल मीडिया पे लगातार यही है, उस पर शक और सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको देखिए मीडिया का काम क्या है, एक वॉचडॉग की तरह नज़र रखना। आपको अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो सवाल करना चाहिए, और जो एजेंसी आपके सामने आके दावे वादे करती हैं उनसे भी पूछना चाहिए। जैसे इसमें एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि एक हैंडलर जो है वो विदेश में बैठा हुआ है, जो सारा ब्रीफ करा था कहाँ कहाँ क्या करना है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम है कि वो एक तो हैंडलर का नाम क्या है, नंबर 2 वो किस देश में बैठा है, वो पाकिस्तान में है, या ISIS का अगर गढ़ है और जन्म है इराक में तो वहाँ है, सीरिया में है, कहाँ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें शक और सवाल खड़े करती है। लेकिन ये है कि आप पूरी तरह से सिर्फ नेगेटिव सोचें कि नहीं ये सारे फर्जी हैं, सारी एजेंसियाँ ऐसी करती, वो भी गलत है। लेकिन जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको टोकना, उनको उठाना, उनको पूछना, ये भी एक जर्नलिज्म का फ़र्ज़ है। लेकिन इससे जो एक हम लोग गलती क्या करते हैं कि जब कोई ऐसी बातें होती हैं तो हम लोग सीधे सामने वाले की नीयत पे ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और सबसे डर की बात क्या होती है कि ये नीयत पे भी सवाल उठाना मेरी नज़र में गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप किसी का धर्म देख के नीयत तय करें और धर्म देख के उसकी सच्चाई और बुराई का फैसला करें। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो सच है सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए। कौन सच बोल रहा है कभी इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। बोलने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, किस धर्म से है, ये कोई मायने नहीं रखता। सच क्या है ये फोकस होना चाहिए। सर दानिश खान बोल रहे हैं क्या मोसाद सबसे स्ट्रांग बाकी एजेंसियों से? हाँ, मोसाद देखिए है तो, लेकिन अब बहुत सा CIA को भी आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, KGB को कैसे कर सकते हैं जो रशिया की है, MI6 UK की कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है लेकिन हाँ मोसाद के कुछ कारनामे, मोसाद की नाकामी भी है, ऐसे कई ऑपरेशन है। एक दिन मैं किसी दिन आपको, आज मैंने तारीफ़ की सुनाई, एक मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा जो फेलियर रहा एक ऑपरेशन, उसका किस्सा मैं ज़रूर किसी दिन आपको सुनाऊंगा डिटेल में। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसलिए फैक्ट्स मैं एक बार चेक कर लूँगा, दिन मैं सुनाऊंगा। सर चलो लास्ट। सर कुछ लोग हैं जो नाम के लिए नहीं ले पाए तो उनके लिए बताओ। गुस्सा होते हैं। सर शीबा जी हैं, शीबा मिश्रा, सुमित पवार। शीबा मिश्रा जी का आज हाँ मेल भी मैंने पढ़ा था। और सर एक शरद पवार साहब एक नेता भी हैं हमारे जी। सर एक रोशन सिंह है, रोशन सिंह साहब सबसे यंगेस्ट व्यूअर्स बोल रहे हैं। अच्छा, रोशन सिंह साहब 16 साल के। 16 साल मतलब अब आपका 10th का एग्ज़ाम होगा तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर कौशिक सरकार हैं, राहुल कुमार, निर्मल भारद्वाज। कौशिक सरकार, राहुल, निर्मल भारद्वाज, निखिल अय्यर। निखिल अय्यर साहब,
और सर आशीष जी, केयर शाह, दानिश खान, शाह, दानिश खान, मोंटीगौर, हैदर नकवी, मोंटीगौर, हैदर नकवी, एक हमारे यहाँ भी हैदर नकवी हैं, अमित सिंह, अमित सिंह भी हमारे यहाँ, अमित कुमार, धीरेन्द्र नागर है। धीरेन्द्र नागर। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं जो कोशिश करता हूँ लिख के लाता हूँ, कई लोग छूट जाते हैं, और एक आर मुझे आज राज पता चला कि बहुत सारे लोगों के मेल जंक में पड़े होते हैं। तो अब आज से ही मेरा रूटीन है ये कि अब मैं जंक भी ज़रूर पाबंदी से चेक करूँगा मेल। और सर तो एक सर हैं सनी जी, वो बोल रहे हैं कि हीर खान काफ़ी नाराज़ हैं, वो दिल्ली तक के सब्सक्राइबर हैं कि आप दिल्ली तक पर स्टोरी नहीं सुना है। हीर खान जी नाराज़ है कि मैं दिल्ली तक पे स्टोरी नहीं सुनाऊँ। एक्चुअली क्या करूँ, मैं तो हर तक पे सुनाने को तैयार हूँ, बट एक दिन में सिर्फ 24 घंटा होता है, और 24 घंटे में बहुत सारे काम होते हैं और वक्त के हिसाब से बंधे हुए हैं, तो इसलिए वक्त मिलता नहीं। लेकिन कोशिश करूँगा जब जब कभी कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर दिल्ली तक पे भी सुनाऊँगा और बताऊँगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। फ़िलहाल अब इजाज़त दीजिए, इसलिए कि चलता हूँ, वारदात की भी तैयारी करनी है, और कल एक नई कहानी के साथ मुलाकात करेंगे। अच्छे रहिए आप लोग, खुश रहिए, हमेशा सेहतमंद रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।